हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सारे एग्जाम में आज की डेट में आ रहे हैं। इन्वायरमेंट जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे क्वेश्चंस जो है कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर सीटेट हो, ये इन सब एग्ज़ामों में ना इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस हम करेंगे और आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, और जो लोग वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं वो अपने दोस्तों के शेयर कर दें कि उनके दोस्त देख लें और उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990 और 1994। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब पारित हुआ था? तो देखिए, ये पारित हुआ था 1986 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस साल उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए, इसका क्या उद्देश्य है कि ये पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से जो है कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था, ठीक है। ये देखिए, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो 1972 में, ठीक है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित किया गया था, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और इसमें भारत ने भाग लिया था, ठीक है। देखिए, जब भारत भाग लिया था तो इससे जो भी इससे मतलब जब भारत इसमें भाग लिया था तो इस पे काम करेगा ही करेगा, ठीक है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे। तो क्या हुआ कि संविधान का हमारा अनुच्छेद है आपका 253, अनुच्छेद 253 जो है, इससे क्या है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, ठीक है, उसे प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है किसमें? 253 अनुच्छेद में। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समझौता होता है उस पे कानून बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 253 में दिया गया है। तो उसके तहत जो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो आपका है अनुच्छेद 48 का ए। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। ये 48 के ए में लिखा गया है संविधान में, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 51 के ए में भी क्या बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो 51 का ए, 48 का ए, ये दोनों जो है कि पर्यावरण से रिलेटेड ये अनुच्छेद हैं संविधान में, ठीक है। और 253 अनुच्छेद क्या कहता है? तो ये कहता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है और उसको जो समझौता होता है तो उसको प्रभावी बनाने के लिए जो है कि कानून बनाने का प्रावधान है 253 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव। देखिए, बात की जा रही है रियो 2020 घोषणा पत्र का। इसका शीर्षक क्या था, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो 20, ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन 20 से 22 जून 2012 में किया गया था। 20 से 22 जून 2012 के बीच जो है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। इसका नाम Rio+20 क्यों है भाई? तो देखिए, ऐसा हुआ कि इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद, मतलब 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद जो है कि इसका मतलब Rio 20 कब? 2012 में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसी के नाम पे 1992 + 20
कब 2012 हो जा रहा है, तो यही रियो +20 इसी के नाम पे ये जो है कि इसको जाना जाता है कि रियो 20 मतलब कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 20 वर्ष बाद जो है कि ये सम्मेलन होता। और ये भी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भी सम्मेलन जो है कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था, ठीक है। और विश्व के सारे नेताओं के द्वारा जो है कि एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की गई थी, जो कि द फ्यूचर वी वांट के नाम से जारी किया गया था। तो इसका हो जाएगा शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। और यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। देखिए, आमतौर पे समाचार पत्रों में आने वाला रियो 20 के बारे में हम जान ही गए, लेकिन ये सम्मेलन क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये सम्मेलन जो है कि यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया गया था। दूसरा है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो देखिए, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया था। देखिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जन्म जो है ना 2012 के रियो डी जेनेरियो में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, पहला गलत है। और जो धारणीय विकास लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG जो 17 हैं, ठीक है, इसको लक्ष्य क्या है इसको प्राप्त करने का, तो 2030 रखा गया है। तो ये सही है और एक गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल। समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए, पहला दिया है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। बिल्कुल सही है कि ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। इसमें सही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला तो सही है आपका, दूसरा आपका क्या है, दूसरा गलत है। देखिए, एजेंडा 21 ये जो है कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसका जो है कि एक ये क्या है, उत्पाद है एजेंडा 21, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ये हो जाएगा आपका ए। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 की बात की जा रही है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो ये पूछ रहा है +5, तो ये कब होगा? तो 1997 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और पूछेगा अगर ये पृथ्वी सम्मेलन +20 या रियो +20, तो ये 1992 + 20 मतलब कि 2002, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1997। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, मेधा पाटकर, उमा भारती, सोनम वांगचुक।
देखिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान क्या है, तो वो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया है हमने। हालांकि ये तो 2018 की बात है, बट 2018 में जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोत्तम पुरस्कार पर्यावरण सम्मान पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये नरेंद्र मोदी जी को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था? तो वो है आपका नीति आयोग। देखिए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्वेश्चंस जो है कि फुल फॉर्म भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था नीति आयोग का फुल फॉर्म, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है। और नीति आयोग कब पिक्चर में आई थी? तो 1 जनवरी 2015 में ये पिक्चर में आई थी। किसको रिप्लेस करके? तो ये रिप्लेस किया था योजना आयोग को। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? SDG 6, SDG 7, SDG 8, SDG 9। देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। देखिए आपको मैं बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं हमारे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसमें पूछा जा रहा है कि पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन वाला लक्ष्य जो है कि कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका SDG 6। देखिए SDG 6 जो है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, तो पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन की। SDG 7 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की। SDG 8 की हम बात करें तो ये करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। और SDG 9 क्या बात करता है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी बात करता है। और जो 17 लक्ष्य हैं हमारे SDG, इनका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सतत विकास लक्ष्य जो है कि कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। तो ये हैं आपके 17। देखिए नो पॉवर्टी पहला, दूसरा जीरो हंगर, ठीक है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यही पूछा था ना कि जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कौन सा SDG है जो इसके बारे में बात करता है, तो ये छठा है। सातवां था उसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, आठवां था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां था इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ये 17 हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा कि चौथे नंबर पे क्या है, पाँचवें नंबर पे क्या है। जैसे क्वेश्चन आया ना पीछे तो ये पूछ सकता है कि 11वें नंबर पे क्या है, ठीक है। तो ये हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा है कि मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करती हैं। तीसरा है कि कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, पूछा जा रहा है। देखिए कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है, बिल्कुल सही है। मवेशी मतलब कि जानवर, ठीक है, ये पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। कुक्कुट उद्योग मतलब पोल्ट्री फार्म की बात की जा रही है, जो मुर्गी फार्म होते हैं, मतलब ये उद्योग जो है कि पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा?
डी ऑप्शन हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4, सॉरी 3। ठीक है। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबिड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? पहला कि यह समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। दूसरा कि ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। तीसरा कि ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। एंड चौथा है कि अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट में के लिए किया जाता है। देखिए, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं की बात की जा रही है, माइक्रोबिड्स जो हैं, इसके विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्योंकि ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इसका अत्यधिक चिंता है। ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? जन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। देखिए, किस क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। मानव गतिविधियों में से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव की गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो मानव की गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। बी ऑप्शन सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतों पूरी करने की योग्यताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं पूरी करें। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, ये क्या कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सही है कि सतत विकास जो है कि मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। और सतत विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से कि जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करें। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज हमारी कुछ ज़रूरत है, ठीक है, तो उस ज़रूरत को भी हम पूरा करें और हम आगे के बारे में भी सोचें। मतलब इन फ्यूचर के बारे में, हमारी जो पीढ़ियां आने वाली है उनके, ऐसा नहीं कि पानी अधिक मात्रा में है हमारे पास, ठीक है, तो पानी को एकदम ख़त्म कर दें हम, ठीक है, और हमारी पीढ़ी आने वाली है उनको कुछ मिले भी नहीं, ठीक, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम पानी न पिएं, हम पानी का उपयोग जो हमारी ज़रूरत है उसको न करें, पानी को बचा करके रखें कि हमारी पीढ़ियों को उपयोग में आए, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करना है कि हमारी जो ज़रूरत है वो उस ज़रूरत को पूरा भी हम करें जितनी ज़रूरत है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम बचा करके रखें। समझ गए? सतत विकास का मतलब यह है कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो, मतलब उस चीज़ का ज़्यादा नुकसान ना हो, और हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली है उनके लिए भी हम उसको संरक्षित करके रखें कि उनका वो भी उपयोग करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका जो सतत विकास मानव समाज के लिए हेतु महत्वपूर्ण है, इसका जो है कि आर जो है कि सही व्याख्या कर रहा है। मतलब कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। देखिए, बात की जा रही है HDI की, ठीक है, बात की जा रही है HDI की, ठीक है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसकी गणना जो है कि सम्मिलित नहीं है। इसकी गणना कैसे होती है? मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में क्या क्या रहता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कि ये सूचकांक तैयार किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। और ये मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है, कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है। देखिए, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ मानव विकास सूचकांक पे, और मैं आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूँगा इस वीडियो का। आप लोग एक बार देख लीजिए कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, कौन कौन महान व्यक्ति थे
जिन्होंने मतलब इसके बारे में सोचा और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है और ये कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसमें मानव विज्ञान सूचकांक में जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रतिक्रियाएं इंक्लूड की जाती है, बट इंक्लूड नहीं पूछा जा रहा है तो इंक्लूड नहीं की जाती है सामाजिक असमानता। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्ग का अंश नहीं है। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। पूछा जा रहा है कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण का किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसका वर्गीकरण यही है कि भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक और जैविक। परिचालन पर्यावरण नहीं है। देखिए, भौतिक पर्यावरण में क्या क्या आती है, इसमें आता है स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल, खनिज, ये सब आती है भौतिक पर्यावरण में। सांस्कृतिक की हम बात करते हैं, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक से मिलाकर के सांस्कृतिक पर्यावरण बनता है। और हम जैविक पर्यावरण की बात करें तो इसमें पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव इसमें आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, नागफनी। देखिए, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कि सरोवर और झील में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि करता है जलकुंभी। देखिए, जलकुंभी आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों ने देखा होगा तालाब वगैरह में जलकुंभी वगैरह बहुत तेज़ी से फैलता है। अभी आज के डेट में बारिश का दिन है ना, अभी वर्षा का दिन है, तो इसमें क्या होगा ना, बस ये एक आ जाए ना किसी तालाब में तो ये पूरा तालाब को छाप लेता है। ठीक है, जलकुंभी ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो है कि बहुत तेज़ी से वृद्धि होता है इसको झील वगैरह में, सरोवर में या कहीं भी जहाँ पे पानी रहती है। ठीक है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक, मांस। वन के पेड़ की छालों पे उगे मिलते हैं क्या, तो ये मिलते हैं लाइकेन। बी ऑप्शन सही है। देखिए, लाइकेन, ये लाइकेन का निर्माण जो कि शैवाल और कवक के द्वारा होता है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। देखिए, हैदराबाद में कौन सी झील है, हुसैन सागर झील। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हुसैन सागर झील कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। और इस झील की मतलब ये जो झील है इसमें किस जीव के वृद्धि से ये नष्ट हो गई है हुसैन सागर झील, तो ये है वही जलकुंभी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में बात किया। इसके वजह से जो है कि ये पूरा फैल गया है इसमें और इसकी वजह से ये जो है कि नष्ट हो गई है हुसैन सागर झील। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। देखिए, मरुस्थल की बात की जा रही है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS 2022 और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, इन सब सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स कर दिया कीजिए कि हमें पता चल जाए कि किन किन लोगों ने देखा है, और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर